आप लोग हेडिंग दें ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। देखिए हम लोग डायरेक्ट करंट जो वो पढ़ चुके हैं, जो आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो था डायरेक्ट करंट। अब हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। याद रखिएगा हम लोगों के घर में जो सप्लाई होती है करंट ना, वो डायरेक्ट करंट नहीं होती, वो एसी करंट होती है। जब हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो हमें करंट मिलती है वो डायरेक्ट करंट होती है। लेकिन हमें जो सप्लाई मिलती है जो पावर स्टेशन से, जो घर में हमारी बिजली आती है ना, वो डायरेक्ट करंट नहीं होती, वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन जान लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं, है ना, कि किसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और तब हम लोग आगे बात करेंगे। लिखिए ए करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन लिखें पहले। ए करंट दैट चेंजेज इट्स डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड, ए करंट दैट चेंजेज इट्स डायरेक्शन as well as its magnitude periodically is called alternating current, is called alternating current. A current that changes its direction periodically is called alternating current. If current maintain its direction it is called direct current, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है। पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे देखिएगा अगर मैं आई की बात करूं और ग्राफ टाइम के साथ ये ऐसा है, तो आप देख सकते हैं करंट जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो आप मुझे बताएं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, या डायरेक्ट करंट है। आप देख सकते हैं कि करंट की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन हरदम पॉजिटिव है। तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब यहाँ वेक्टर वाला डायरेक्शन में नहीं कह रहा, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्ट करंट है, ये एसी नहीं है। अब देखिएगा मान लीजिए करंट ऐसा हो, यहाँ पे करंट हरदम पॉजिटिव है। जैसे देखिएगा यहाँ पे जो करंट है ना, जैसे रेसिस्टर है, तो जैसे करंट ए से बी है तो हरदम करंट ए से बी ही है। यहाँ भी करंट पॉजिटिव है, ये ए है, ये बी है, तो हरदम करंट जो है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं हरदम करंट पॉजिटिव है। करंट की मैग्नीट्यूड घट बढ़ रही है, यहाँ पे करंट जीरो हो गया, इस टाइम पे करंट जीरो हो गया, लेकिन करंट हरदम ए से बी है, तो ये करंट डायरेक्शन नहीं बदल रहा, तो ये भी डीसी ही होगा, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल डीसी होगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड का डीसी होगा। ये कांस्टेंट डीसी होगा, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, और ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट हो गया। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये आई है और ये टी है, यहां भी जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा, तो ये डायरेक्ट करंट डीसी है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। यहां देखिए अगर ये ऐसा है कुछ, तो आप देख सकते हैं कि पहले करंट पॉजिटिव है, बाद में करंट निगेटिव है, पहले फिर करंट पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, और पीरियोडिकली ये पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। पीरियोडिकली मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये जो होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, ये जो होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। यहाँ देखिए ये आई, ये टी, करंट पहले पॉजिटिव, फिर करंट निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पीरियोडिकली हो रहा है, ठीक है, पीरियोडिकली हो रहा है। तो ये जो करंट होगा वो भी क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। क्लियर है ना। नोट डाउन कर ले इसको। देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर तक पहुंचती है उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और क्या की इक्वेशन क्या होती है, हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए पावर स्टेशन में जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें एक दो मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मान लीजिए इसके बीच में एक लूप रखा हुआ है, क्लियर, और इस लूप को आप घुमाएं अगर, है ना, तो आप जानते हैं कि इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा इस लूप के थ्रू, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस्ड करंट होगा, है ना। तो इस तरह से कुछ प्रोड्यूस करते हैं, बीच में एक लूप होती है ना।
और फ्लक्स चेंज होने के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। देखिए इस टरबाइन, इसको हम लोग टरबाइन कहते हैं, इसमें प्लेट्स लगे रहते हैं, है ना, इसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं और ब्लेड्स को हम टरबाइन कहते हैं। इस ब्लेड को घुमाने का जो मैकेनिज्म होता है वो आपने थर्मल पावर का नाम सुन रखा होगा, आपने हाइड्रो पावर का नाम सुन रखा होगा, आपने न्यूक्लियर पावर का नाम सुन रखा होगा। तो इस ब्लेड को घुमाने की जो मैकेनिज्म होती है वो हर में अलग होती है, लेकिन एंड प्रोसेस यही होता है। जैसे आप हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, पानी से जो प्रोड्यूस होता है, उसमें डैम के ऊपर से पानी को इस टरबाइन ब्लेड के ऊपर गिराया जाता है और ये टरबाइन ब्लेड्स घूमते हैं और साथ में ये लूप घूमता है, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। सिमिलरली अगर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं तो वहां न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस की जाती है और हीट से पानी को गर्म किया जाता है। फिर पानी जो है, ठीक है, वो स्टीम के फॉर्म में, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, स्टीम को इसके ऊपर भेजा जाता है, सुपर हीटेड स्टीम को, और ये ब्लेड घूमती है, साथ में लूप घूमता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात होती है। यही अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो कोयले को जला के, है ना, पानी को गर्म किया जाता है, स्टीम की प्रोडक्शन होती है, उस स्टीम को इसके ऊपर पास किया जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं कि इक्वेशन जो है, ठीक है, इसका क्या होगा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो लूप था ना वो ऐसा था, ऐसा कुछ, या मान लीजिए लूप ऐसा ही था, ऐसा, इस तरह से। तो इसके लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा। लूप का एरिया वेक्टर होगा a इंटू बी एरिया। अब ये जो लूप है ना, देखिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हो गया एरिया वेक्टर, ऐसा, यह एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एरिया वेक्टर, जो लूप है, वो मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो जैसे ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये ऐसे घूम जाएगा और कितना एंगल घूमेगा, थीटा घूमेगा ओमेगा इंटू टी से। ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो थीटा होगा ओमेगा इंटू टी, तो ये ओमेगा इंटू टी से घूम जाएगा। तो कुछ देर के बाद एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा ए बी और ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। तो टाइम टी पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, टाइम टी पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी बी डॉट ए, दैट इज b into a is ab into cos theta, cos theta is omega t। ये तो एक टर्न की बात हो गई। मान लीजिए अगर ऐसे n टर्न्स होते इस लूप में एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, इस तरह से n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो यहाँ पे n आ जाता। अब EMF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इनफैक्ट माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा कॉस का साइन, है ना, ओमेगा बाहर आ जाएगा, एन बी ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और माइनस माइनस कॉस का एक नेगेटिव आएगा और एक माइनस यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा एन बी ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। अच्छा आप इसको देखिए, ये जो है कांस्टेंट टर्म है, लूप जब घूमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूम रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं ई नॉट कर देता हूँ, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लीजिए एंगल जीरो नहीं होता, ठीक है, एरिया वेक्टर कुछ फाई अगर होता स्टार्टिंग में एंगल, ये अगर फाई होता तो टाइम टी पे ये और ओमेगा टी से घूम जाता, तो टाइम टी पे जो एंगल होता वो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाता, तो यहाँ पे एक फाई आ जाता, है ना, ये फाई होता। तो टी इज इक्वल टू, ये जो फाई है वो स्टार्टिंग का टी इज इक्वल टू जीरो पे जो एंगल होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ये फाई एंगल है, ठीक है। तो ई का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा और आई का जो इक्वेशन होगा वो ई बाई आर होगा, तो वो होगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई को, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस है सर्किट में तो आप इस तरह से करंट की वैल्यू लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर, चलिए। तो देखिए आपने यहाँ देखा कि करंट जो है वो टाइम के साथ वेरिएबल है। तो जैसे आपसे कोई कहे कि करंट और टाइम का ग्राफ आप ड्रॉ करें, तो ये टी हो गया, आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है।
तो डिपेंडिंग ऑन द फाई यहाँ पे ग्राफ बनेगा। मान लीजिए अगर t इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू 0 थी तो फाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 0 हो जाएगी। तो करंट का इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये मैक्सिमम करंट हो गया आई नॉट माइनस आई नॉट, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसकी आई नॉट है। और यही अगर आप EMF की आप ड्रॉ करें तो आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फाई, मान लीजिए फाई अगर 0 है तो आप E की जो इक्वेशन जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे आप, ये ई नॉट होगा माइनस ई नॉट, ठीक है। तो ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम का ये ग्राफ हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और ये टाइम का ग्राफ हो गया, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि करंट जो है ना यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। जैसे ये रेसिस्टर है मान लें और इसमें एक AC सोर्स लगी हुई है, ठीक है, ये रेसिस्टर R है, ये A है, ये B है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, पहले देखिए करंट जो है वो 0 है स्टार्टिंग में, t इक्वल टू 0 पे। उसके बाद करंट की वैल्यू धीरे धीरे पॉजिटिव है, मतलब A से B अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो करंट A से B पॉजिटिव है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है। फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो करंट की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे A से B ही है, पॉजिटिव ही है, लेकिन घट रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो करंट जो है निगेटिव हो गया, मतलब करंट जो है वो इस तरफ चलेगा। अच्छा, करंट इस तरफ जो है पहले धीरे धीरे मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, फिर निगेटिव में इस डायरेक्शन में करंट की मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटेगी और फिर करंट 0 हो जाएगा। और फिर उल्टा साइकिल जो है रिपीट होने लगेगा, फिर से सेम साइकिल जो है वो रिपीट होने लगेगा इस टाइम के बाद। इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते हैं टाइम पीरियड इज 2π/ω, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब आप देख सकते हैं कि करंट हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी, आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। जब भी आप कोई सामान देखते होंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल का कोई भी सामान देखते होंगे तो उस पर 50 हर्ट्ज ऐसा लिखा रहता होगा। इंडिया में जो सप्लाई होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो 50 हर्ट्ज पे सप्लाई होती है। अब ये देखिए हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। अब जो ओमेगा होगा वो 2πf होगा, है ना। या आप एक बात समझ सकते हैं, 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि एक सेकंड में ये साइकिल जो है 50 टाइम्स रिपीट होती है, ठीक है। एक सेकंड में जो साइकिल है ना 50 टाइम्स रिपीट होती है, मतलब 50 बार ये चीज़ जो है रिपीट होगी एक सेकंड में, ठीक है। मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस करंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर करंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक सेकंड में 50 बार रिपीट होगा। वो जो मैं टरबाइन की बात कर रहा था वो 50 बार घूमेगा एक सेकंड में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक सेकंड में 50 टाइम्स चेंज होगा अगर कोई वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस करंट का यहाँ पे AC में कोई महत्व नहीं है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब तक आप निकालने जाएंगे ना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तब तक वैल्यू जो है एक सेकंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है, ठीक है, मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे जैसे उसने मेजर करने की कोशिश की, तो जब तक वो मेजर कर पाएगा तब तक जो है उसकी वैल्यू, सोचिए आप एक सेकंड में 50 बार चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, है ना। अब पहले मैं एवरेज करंट डिफाइन कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि एवरेज करंट भी यहाँ पे जो है, ठीक है, नॉर्मल मीन वैल्यू यहाँ पे यूज करना जो है वो उतना बढ़िया नहीं होगा। हम RMS वैल्यू की बात करते हैं, एक दूसरे तरीके की मीन वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं मीन वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ, है ना। लिखिए मीन करंट और एवरेज करंट, मीन करंट और एवरेज करंट लिखिए। एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज कॉल्ड मीन करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज कॉल्ड मीन करंट। देखिए मैं तो सिर्फ जानता हूं मीन करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज को अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन करंट मिलेगा। अच्छा, टोटल चार्ज आप जानते हैं dq/dt इज I, dq इज इक्वल टू I/dt, dq इंटीग्रल तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू इंटीग्रल I/dt। अगर I कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रल t देगा, मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर I वेरिएबल होगा तो आपको इंटीग्रल से पहले I/dt निकालना होगा, फिर डिवाइड बाई t करना होगा। मतलब I एवरेज की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रल ऑफ I/dt अपॉन टाइम कर दें, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। एक और बात, मान लीजिए अगर I और टाइम में आपको ग्राफ दिया हुआ है, I और टाइम में आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रल ऑफ I/dt, इंटीग्रल ऑफ I/dt जो होगा वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा।
तो आप एरिया निकाल लें, उसको टाइम से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा आपको, है ना। टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? नोट डाउन कर लें इसको। किसी रेसिस्टर में करंट आपको ग्राफ दिया हुआ है करंट का, ठीक है, आप लिखें फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट शोन ग्राफिकली, find the average value of current shown graphically from t is equal to 0 to t is equal to 2 second, from t is equal to 0 to t is equal to 2 second। आपको 0 और 2 के बीच में इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है करंट की, है ना। देखिए आप जानते हैं आई एवरेज इज इंटीग्रल आई डी टी अपॉन टाइम, आई डी टी एरिया। तो आई एवरेज जो होगा वो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू 10 अपॉन टोटल टाइम इज 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 एम्पियर के बराबर। टोटल चार्ज जो होगा वो 10 कूलम होगा, तो आई एवरेज जो होगा, है ना, वो 5 एम्पियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप खुद से ट्राई करें, ये आई है, ये टी है, लिखिए द इंस्टैंटेनियस करंट आई, the instantaneous alternating current I is given by I is equal to I naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t. Find the average value of current, find the average value of current between 0 to 2 pi by omega and between 0 to pi by omega, between 0 to 2 pi by omega and between 0 to pi by omega, है ना। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आपको निकालनी है 0 से 2 pi by omega और 0 से pi by omega के बीच में, ठीक है। इसको आप खुद से अटेम्प्ट करें, तब आप सॉल्यूशन देखें, है ना। देखिए पहले मैं 0 to 2 pi by omega की बात करता हूँ और मैथमेटिकली इसको करने का प्रयास करता हूँ। I इज इक्वल टू क्यू टोटल क्यू अपॉन टाइम इज इंटीग्रल आई डी टी अपॉन टाइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन टोटल टाइम 0 to 2 pi बाई ओमेगा आई नॉट, अब साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 to 2 pi बाई ओमेगा विथ माइनस साइन अपॉन टोटल टाइम इज 2 pi बाई ओमेगा। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई 2 पाई और ऊपर आएगा कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा अपर लिमिट माइनस कॉस 0। तो आप जानते हैं कि ये कॉस 2 पाई इज़ 1 माइनस कॉस 0 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 0, है ना। ये तो मैथमेटिकली हो गया। अब देखिए आप अगर इसको रियली समझना चाहते हैं तो आप एक देखिए यहाँ पे जो एरिया है वो पॉजिटिव है, यहाँ एरिया नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो 0 होगा। इसको ऐसे समझिए, रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक में करंट पॉजिटिव है, मतलब करंट इस तरफ है, यहाँ से यहाँ तक में करंट नेगेटिव है, मतलब करंट इस तरफ है। तो टोटल जब चार्ज इधर फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक में, और टोटल जब चार्ज फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक में, एक इधर, तो टोटल चार्ज किसी भी पॉइंट को जो टाइम 0 to 2 pi by ओमेगा में क्रॉस करेगा वो टोटल चार्ज क्रॉस करेगा 0। तो जो करंट की वैल्यू होगी, है ना, वो होगी टोटल चार्ज 0 अपॉन टाइम 2 pi by ओमेगा। ये आई एवरेज जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से पाई बाय ओमेगा के बीच में जो ये होगा, 0 से पाई बाय ओमेगा के बीच में जो एवरेज करंट होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि एरिया पॉजिटिव आएगा। मैं काम करता हूँ, इसी में मैं 0 से पाई बाय ओमेगा लिमिट को यहीं बदल देता हूँ, ये ऐसा आ जाएगा। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, है ना, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन सेम रहेगा। अब ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और लिमिट अगर मैं पुट करूँ तो t की जगह पाई बाय ओमेगा पुट कर दिया, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1, कॉस पाई की वैल्यू आप जानते हैं -1। तो ये -1 इज़ -2, तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट बाई ओमेगा के बराबर, ठीक है, 2 आई नॉट बाई ओमेगा के बराबर। अब देखिएगा, मैंने एक बात कही थी आपसे कि ये मीन करंट जो है ना, वो करंट को एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ठीक है। जो एसी करंट है उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता, उसका कारण है, देखिए अगर आप यहां से यहां तक की बात करेंगे ना, तो एवरेज करंट आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, 0।
फिर अगर आप यहां से यहां तक की बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, और करंट सिर्फ इतना होगा और टाइम इतना पूरा डिवाइड होगा। फिर यहां से यहां तक की बात करेंगे तो टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, टोटल करंट जीरो। फिर आप अगर यहां से यहां तक की बात करेंगे तो टोटल चार्ज जो होगा ये कैंसिल, सिर्फ ये चार्ज बचेगा, टोटल टाइम करेंगे ये वाला टाइम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एवरेज करंट जीरो होगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दिस मच ऑफ एरिया, ओनली दिस मच ऑफ एरिया अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो जो एवरेज करंट है ना, ठीक है, वो करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा उस, ठीक है, जैसे बल्ब जल रहा है ना, आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, है ना, तो आप व्हाट इज द हीट डिसिपेटेड, तो आप सीधा ले लें कि एवरेज करंट, जैसे मान लीजिए आपने यहां से यहां तक कैलकुलेट करा, ठीक है, आप कहेंगे कि एवरेज करंट इज जीरो, सो बल्ब जो है वो चमकेगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम जो करंट है उसको मीन करंट से रिप्रेजेंट नहीं करते, एसी को मीन करंट से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम एसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आरएमएस वैल्यू से। तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, इस किसको कहते हैं और क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेसिस्टर है, इसमें आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट कनेक्ट किया। देखिए ये रेसिस्टर जो है, करंट इधर जाए या करंट इधर जाए, ये रेसिस्टर हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि करंट अगर निगेटिव होगा तो ये करंट को, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। करंट इधर जाएगा तब भी ये हीट इमिट करेगा, करंट इधर आएगा तब भी ये हीट इमिट करेगा। करंट वेरिएबल है, तो आप जानते हैं कि पावर होता है आई स्क्वायर आर। तो करंट अगर वेरिएबल होगा तो आई स्क्वायर आर भी वेरिएबल होगा, है ना। तो हर इंस्टेंट पे जो पावर इमिट करेगा वो वेरिएबल होगा। तो अब एक काम कीजिए, देखिए एक पर्टिकुलर टाइम तक, मान लीजिए 0 से लेकर 2π/ω टाइम तक, ये हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो H प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट। मान लीजिए वो वैल्यू ऑफ, ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट IRMS, दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट जिसको कि हम सेम टाइम में फ्लो कराएं, है ना, और ये सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोड्यूस करे तो इसको हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट का IRMS वैल्यू कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखें, IRMS is that value of DC current, याद रखिएगा that value of DC current, ठीक है। IRMS is that value of DC current which will emit the same amount of heat through the resistor, which will emit the same amount of heat through the resistor when same amount of which will produce same amount, emit same amount of heat through the resistor as that of AC current, as that of AC current when flown through the resistor for equal interval of time, when flown through the resistor for equal interval of time। मतलब ये IRMS वो DC करंट है जिसको सेम टाइम अगर हम लोग फ्लो करें, AC करंट के जितना टाइम अगर हम इसको फ्लो करें तो AC करंट जो हीट प्रोड्यूस करेगा और ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा दोनों बराबर होगा। पहले मैं हीट प्रोड्यूस इसके द्वारा निकाल लेता हूँ। AC में आप जानते हैं कि करंट की वैल्यू है I = I0 sin ω/t ले लें या ω/t+5 ले लें, एक ही बात है। तो मैं लिख देता हूँ हीट प्रोड्यूस्ड = इंटीग्रल, आप जानते हैं dH/dt, पावर इज इक्वल टू dH/dt, दिस इज पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर। I स्क्वायर R, ये हो गया dH/dt। तो dH की जो वैल्यू होगी वो होगी I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω/t+5 R dt। इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ टोटल हीट के लिए, 0 से लेके 2π/0 से h हीट के लिए और 0 से 2π/ω टाइम के लिए। I0 स्क्वायर R बाहर होगा, है ना, और साइन स्क्वायर ω/t+5, ठीक है, साइन स्क्वायर ω/t+5। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि cos 2θ ये होता है cos θ 2θ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होगा
वो होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा जो हो गया वो हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव बाई 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, डी टी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 बाहर आ गया। अब 1 डी टी, तो ये हो गया डी टी फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, और माइनस इंटीग्रल कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव फ्रॉम डी टी फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। देखिएगा ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है वो एक साइक्लिक फंक्शन है। ऐसा ग्राफ जो है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फाई ऐसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फाई। ठीक है, हो सकता है फाई जो है कुछ हो तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर आप 0 से लेके और 2 पाई बाई ओमेगा तक अगर आप निकालें, है ना, तो 0 से लेके, है ना, आप 2 पाई बाई ओमेगा तक अगर निकालें तो यहाँ तक ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ जो आएगा कुछ यहाँ तक आएगा। ये हिस्सा कट गया, है ना, ये हिस्सा गायब हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इतना ही हिस्सा मुझे, ठीक है, देखिए ये देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि ये साइक्लिक फंक्शन है ना, ये साइक्लिक फंक्शन है, सॉरी कॉस फंक्शन है। तो अगर फुल साइकिल की हम बात करें तो टोटल जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0 होगा। या आप यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेना, यहाँ से यहाँ तक की आप बात कर लें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको जो फुल एरिया मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। ये पॉजिटिव, जितना ये पॉजिटिव, ठीक है, उतना ही ये निगेटिव, उतना ही ये पॉजिटिव, उतना ही ये निगेटिव। तो टोटल टाइम जो, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर आप बात करें तो जितना ये निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, इसको आप थोड़ा सा अगर खिसका दें तो इतना ये भी खिसक जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया आपको मिलेगी, इतना निगेटिव गायब हो गया तो इतना निगेटिव यहाँ प्रेजेंट हो गया। यहाँ खिसका दें अगर तो जितना निगेटिव यहाँ गायब होगा उतना ही निगेटिव यहाँ मिल जाएगा, तो टोटल एरिया जो होगा वो 0 ही होगा। वैसे अभी आप इंटीग्रेट करके इसको देख सकते हैं, है ना, ये आपको कितना मिलेगा, 0। एक बार इंटीग्रेट करके आप देखिएगा, दिस विल गिव यू 0। तो यहाँ से आपको डी टी का टी मिलेगा, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 डी टी का टी, और 0 टू 2 पाई ओमेगा, तो ये 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। क्लियर, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया हीट प्रोड्यूस्ड बाई दिस ए सी करंट। ठीक है, आई आर एम एस जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस करेगा, करंट कांस्टेंट है, तो जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो करेगा आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट कांस्टेंट है, इंटू टी, टी इज 2 पाई बाई ओमेगा। अब चूंकि ये आर एम एस वैल्यू है तो जितना ये हीट प्रोड्यूस करेगा ए सी, उतना ही ये भी हीट प्रोड्यूस करेगा सेम टाइम में। ये कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आई आर एम एस जो होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 होगा। तो आई आर एम एस जो होगा वो आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर होगा। ठीक है, वो आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर होगा। क्लियर, ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। आपने साइनोसॉइडल करंट के लिए निकाल लिया है कि जो करंट की वैल्यू होगी वो आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर होगी, है ना, आर एम एस वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर होगी। और जो ई आर एम एस होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस का आर एम एस वैल्यू होगा वो ई नॉट बाई रूट 2 के बराबर होगी, है ना। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 और ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 होगा। लेकिन हर करंट के लिए, हर साइनोसॉइडल करंट के लिए वो बाई रूट 2 नहीं होता। जैसे आपको मान लीजिए ये साइनोसॉइडल करंट दिया हुआ है ऐसा, ये आई है, ये टी है, 2 एम्पियर, दिस इज, ये 2 सेकेंड्स है, ये 4 सेकेंड्स, मान लीजिए ये 4 एम्पियर है, और ये 6, ये 4 to 6 है, और ये 6 to 8 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 एम्पियर, फिर -4 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, -4 एम्पियर।
अगर आपसे किसी ने कहा कि फाइंड द IRMS वैल्यू, तो आप डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। पहले आप टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इस AC के द्वारा निकालेंगे, है ना। AC जो हीट प्रोड्यूस करेगा I² R इंटू टी, I² 4 इंटू टी इज़ 2, तो ऐसे 3 बार हैं, 1 2 बार हैं, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस I² 16 इंटू टाइम 2, फिर से 2 बार है, इंटू 2 कर दिया, ये हो गया 16 प्लस 64, ठीक है। तो ये हो गया 80, क्लियर, ये हो गया 80। तो हीट प्रोड्यूस जो होगा वो 80 जूल होगा। अब मान लीजिए ये रेसिस्टर है और इसमें आपने IRMS प्रोड्यूस किया, कांस्टेंट करंट, तो इसमें हीट जो प्रोड्यूस होगा वो IRMS होल स्क्वायर इंटू टाइम इज टोटल 8 सेकेंड इंटू R रेसिस्टेंस, यहाँ मैं रेसिस्टेंस को लगाना भूल गया, I² R होता है, 80R होगा। तो टोटल हीट जो होगा वो IRMS होल स्क्वायर इंटू 8 इंटू R दैट इज इक्वल टू 80R हो गया, कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, तो IRMS इज इक्वल टू √10 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। तो आप डेफिनेशन पे जाएं, याद रखिएगा डेफिनेशन हरदम सही होता है, फॉर्मूला जो है जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में सही हो, लेकिन डेफिनेशन जो है वो हरदम सही होता है। डेफिनेशन पे जाएं, सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वो DC करंट जो सेम टाइम में सेम करंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या कहते हैं, RMS वैल्यू कहते हैं। क्लियर, चलिए।